शून्यकाल सबका काल। बोलेंगे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, 8 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई। इस बैठक में उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परियोजनाओं में से 28 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूर्ण तो हो गई हैं परंतु अभी तक हस्तांतरित नहीं हो पाई हैं। इन योजनाओं में 14 इंटर कॉलेज, 1 ITI, 4 पॉलिटेक्निक, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, 5 पाइप वाटर सप्लाई परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त 32 परियोजनाएं हस्तगत हो गई हैं किंतु संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा इन्हें क्रियाशील नहीं किया गया है। इनमें 20 इंटर कॉलेज, 2 ITI, 1 पॉलिटेक्निक, 1 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तथा 8 हाई स्कूल में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल हैं। उक्त परियोजनाएं प्रशासनिक स्तर पर घोर लापरवाही व सरकारी धन के अपव्यय के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाती हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, इन योजनाओं का चयन तथा निर्माण करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक धन के अपव्यय व अपने अधिकारों का मनमाने ढंग से क्रियान्वयन तथा कार्यप्रणाली की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री खलीमुर रहमान जी। माननीय सदस्य प्लीज बी सीटेड। खलीमुर रहमान जी। सर, हमारा जिला मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है, हमारे मुर्शिदाबाद जिला में कोई ESI हॉस्पिटल नहीं है। हम ESI हॉस्पिटल के लिए आपके माध्यम से केंद्रीय श्रम दफ्तर को हम सूचित करना चाहते हैं। हमारे ज़िला में 32,000 से भी ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। आज ट्रीटमेंट के लिए उस मजदूर कर्मचारी को दूसरा ज़िला में जाना पड़ रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। हमारे केंद्रीय सरकार का कहना क्या है, सपना क्या दिखाए थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि इतना मेंबर होने के बावजूद भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। हम श्रमिक कर्मचारी को देखते हुए एक हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनना चाहिए, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा गुजारिश है। धन्यवाद। श्रीमती शताब्दी राय। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी बीरभूम में, वहाँ पे ROB रेलवे स्टेशन के लिए बहुत बार मैंने प्रपोजल दिए हैं। जैसे शाइथिया में ROB हुआ नहीं, शिवड़ी में, नौलहटी में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, शिवड़ी में जो स्टार्ट भी हुआ इतना साल से वो पेंडिंग है। क्या काम हो रहा है पता नहीं, क्योंकि आपको पता है एक ROB बनने के लिए रास्ता जैम हो जाते, वहाँ पे ट्रैफिक जैम होते, फिर इतना दिक्कत, लेकिन इतना स्लो काम हो रहा है, वो कब ख़त्म होगा इसलिए। और मैं बोलती हूँ जो DRM को अगर कुछ पावर दे दे, जिसके लिए जैसे कुछ लेवल क्रॉसिंग है, छोटा छोटा काम जो हम लोग उससे करा सकते, क्योंकि इतना बार प्रपोजल देने के बाद इतना सालों में अगर रेल कोई काम नहीं करे, MP लैड से कुछ होता नहीं है, इतना कम फंड है, तो अगर रेल मिनिस्ट्री से ये नहीं होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे MP, और किसके पास जाए ये आप बताइए। थैंक यू। यहाँ सदन में आए हो ना आप। श्रीमती कनिमो जी। Thank you, sir. So the candidates who write the UPSC exam, when they write their mains, they are allowed to choose their preferred languages and one out of the 8 scheduled languages. But when they write their prelims, they have a serious obstacle, and especially for students who come from non-Hindi speaking backgrounds and students who are also not very fluent in Hindi. And this being the qualifying exams, it involves comprehension and other language related tasks, and it gives an undue advantage to candidates who are educated in Hindi or through a English medium of curriculum. So there's no level playing field for the candidates who come from remote parts of the country, and their representation is very important. So while only 26% of the total population has Hindi as their mother tongue, 59% of the candidates qualifying for the recruitment by UPSC alone have
are chosen from a Hindi speaking background. So you can see how it works against for students who do not come from the same background. And other exams like the staff selection board exams and the combined graduate level exams, the railway exams, the banking exams, all these are also written in either English or Hindi. And this is against the students, and they lose out in a large extent the opportunities are denied to them. So I urge the government to conduct all the recruitment exams in the 22 scheduled languages which has been allowed in the Constitution. Thank you, sir. Thank you. Sanghmitra, Dr. Sanghmitra More. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। मान्यवर पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे बदायूं क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम करवाया था, जो लगभग 150 करोड़ रुपए में हुआ था, सिर्फ शहर का काम। और वो आज की तारीख में 150 जगह से ज़्यादा खामियां मिली हैं। उसका कारण है कि अंडरग्राउंड केबलिंग में ज़्यादातर काम करने के बजाय भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ पर जगह जगह पर केबल बॉक्स खुले हुए हैं, तार खुले हुए हैं और मानक के अनुरूप गहराई भी नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही बरसात आता है दर्जनों से ज़्यादा बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है, प्राइवेट लाइनमैन की मौत हो चुकी है। और अभी जुलाई में हमारे यहाँ विद्यानंद कॉलेज के एक प्रवक्ता, गणित के प्रवक्ता थे एचएन सिंह जी, की भी मौत अंडरग्राउंड केबल की वजह से ही हुई है। तो मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि उसकी जांच होकर के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो, और हमारी सरकार जहाँ भी हमने कमियां बताई उसे कर रही है, लेकिन एक बार पुनः वहाँ पर अपने स्तर से कार्य को फिर से करवाया जाए, जिससे हमारे बदायूं की जनता सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर भारती सियाल, श्रीमती चिंता अनुराधा। Yes, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 declared the Polavaram project as a national project, with the central government being made responsible for the execution of the project. Owing to the delays in the project execution and significantly higher compensation for land acquisition, rehabilitation and resettlement in the light of the applicability of the provisions of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, significant costs overturned on this, in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, there has been a significant cost overrun on this account. Various central committees such as Technical Advisory Committee and Revised Cost Committee have accorded approvals for the enhanced project cost. What remained a cause of concern for the people of the state is the stand taken by the central government in limiting their responsibility to the extent of the project expenditure at the 2013-14 price level, indicating that the state should mobilize the remaining funds from its own sources. Further, the central government also seems to be absolving itself of the responsibility for the project execution to the extent of the drinking water component, despite the fact that the drinking water component is usually clubbed with the irrigation component in any national project. These unfortunate occurrences have the potential to jeopardize the future of a project that is regarded as the lifeline of the state and a long-cherished dream of the people of Andhra Pradesh. Hence, it is requested that full funding be provided and the completion of the project by the Government of India be ensured in line with the letter and spirit of the provisions of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Thank you, sir. श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर की शिमको वैगन फैक्ट्री, जो किसी समय पर राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई में शुमार रही, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, शिमको वैगन फैक्ट्री एक समय में भरतपुर शहर के रोजगार की लाइफ लाइन कही जाने वाली ये फैक्ट्री वर्तमान में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है एवं ये फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। वर्तमान में इस फैक्ट्री का संचालन टीटागढ़ वैगन्स द्वारा किया जा रहा है। इस फैक्ट्री द्वारा भरतपुर शहर के करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलता था, जो अब मात्र 200 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा।
इस फैक्ट्री में वर्तमान में उत्पादन काफ़ी कम करवा रहा है। इस फैक्ट्री की जमीनी का लैंड यूज को परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि युक्त फैक्ट्री को बंद किया जा सके। इससे मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा साधन छीना जा रहा है। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि शिमको वैगन फैक्ट्री का पूर्ण रूप क्षमता के साथ संचालित किया जावे एवं भरतपुर की जनता को इस फैक्ट्री द्वारा विकसित किए गई सुविधाओं को खत्म नहीं किया जावे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। सुश्री माननीय जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. In 2014, the then Honorable Prime Minister had made an assurance on the floor of Rajya Sabha on 22/2014 that the resources cap in the successor state of Andhra Pradesh occurring during the period between the appointed date, the date of the acceptance of the 14th finance compensation, recommendations by the Government of India has to be compensated through the regular union budget for the financial year 2014-15. Thank Sir, you. As per the occurrence of financial year 2014-15, audited by the CAG, the revenue Srimati deficient Kivinoja. by the period from the June 2014, 31st March 2015 was 16,078 ना crores. तथ्यों के आप नमस्कार. आपके पास रिकॉर्ड नहीं जब तक कोई आश्वासन के बारे में मत बोला करें। Sir, I would Srimati like to Kivinoja. request to the finance to compensate the state of the Andhra Pradesh, sir. Thank you. थैंक यू। महोदय श्रीमती किविनोजा। मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय में बोलना चाहती हूँ। हम सबको मालूम है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों के समान अधिकार मिलना चाहिए। विशेषकर हमारी समाज में जो हमारा सफाई कर्मचारी है उनके लिए अभी सारा हमारा शहर साफ सफाई रहते हैं और जिनके होने पर कोविड में उनका जो रोल था बहुत अच्छा था और उनके लिए हमारा जिम्मेदारी भी बनते हैं। इसीलिए गुवाहाटी में मैंने देखा है कि जो हमारी सफाई कर्मचारी है उनके लिए डेली लाइवलीहुड के लिए प्रॉपर जो घर उनका है वो अभी तक पूरा नहीं बना है और जो स्कूल भी है वो भी प्रॉपरली अभी नहीं बना है। इसीलिए मैं आपकी मेरे ओर से सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो परिवेश में उन लोग रहते हैं वो सुधारे और जो घर उनका है अभी वो अच्छी तरह बना के उनको अच्छा घर मिले और जो स्कूल है अभी इतना ख़राब हालत में है। और आपको मैं अनुरोध करती हूँ कि सरकार ये जो सफाई कर्मचारी को जो लाइवलीहुड है वो पूरा तरीके से ठीक करे, क्योंकि उन्होंने हमें नगर में, शहर में, गांव में सबको सही तरीके से साफ सफाई करके हमको सही तरीके से बसोबास करने के लिए उपयोग करता है। धन्यवाद। E.T. Mohammad Bashir. My humble submission is to seek government's urgent intervention with regard to Calicut Airport. The Calicut International Airport must be allowed to operate wide-bodied aircraft without further delay, sir. We met the minister and everybody concerned to restart that. It was stopped because of the air crash. Now report says that the air crash was not responsible because of the inconsistency in the airport. It was the mistake on the part of the pilot. We met everybody concerned and nothing has been done by them. So we are humbly submit that urgent steps should be taken to restart the wide-body aircraft. Sir, since like that, the Hajj embarkation point was there, the biggest place for Hajj in India. Unfortunately, we lost that also because of this. I humbly request to restore this Hajj embarkation point also. Sir, similarly, sir, RTPC rate, 2,500, sir. It's very exorbitant, sir. People now, because of the, this COVID, now anyhow they got chance now to go, but they are paying this much of amount. So I request to make it reasonable. Similarly, sir, there are many other issues like the charges in the airport and things like that. Sir, it is very inevitable. I humbly submit the government to open a to take a very positive line that I hope that the government will realize the fact and take every step possible to reduce the difficulties of the passengers in Calicut Airport. Thank you, sir. Shri Sukant Majumdar. No. Dr. Rajdeep Rai.
महोदय धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट में एनएफ रेलवे के अधीन में विस्टाडोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ है गुवाहाटी से हाफलोंग तक, लेकिन गुवाहाटी से हाफलोंग तक की जो रास्ता है, जो टोपोग्राफी है, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य उतना ज़्यादा नहीं है। ये ट्रेन विस्टाडोम प्रोजेक्ट अगर हाफलोंग से आगे बदरपुर तक अगर लिया जाता है तो वहाँ के नॉर्थ काछार हिल्स और बोराइल रेंज के जितने प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने में हमारे जो पैसेंजर और विजिटर्स जो भी है, टूरिस्ट है, इन लोगों को मौका मिलेगा। मैं आपकी माध्यम से मैं रेल मंत्री को बोलना चाहता हूं कि ये जो विस्टाडोम प्रोजेक्ट है जो गुवाहाटी से हाफलोंग तक जाता है उसको आगे बदरपुर तक लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, टूरिस्ट लोगों का फायदा होगा। धन्यवाद महोदय। श्री मलुक नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा दिल से धन्यवाद देते हैं कि किसानों की भावनाओं को ध्यान में रख करके, किसानों के संघर्ष को ध्यान में रख करके उन्होंने तीनों बिल वापस लिए। दूसरा, ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि बाकी किसानों की जो मांग है सहानुभूति पूर्वक सोच के उन पे भी निर्णय लें, और कल जो इतिहास रचा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपने हाथ से कुर्सी दे करके जो बैठाया है, जो सम्मान दिया है, वो किसानों को सम्मान दिया। देवगौड़ा जी किसान हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो किसानों को सम्मान और पिछड़ी जाति को सम्मान, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को दिल से पूरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक सब आदि प्लीज। दूसरा, जो पिछले दिनों हमारे गौतम बुद्ध नगर में, दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज पे कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में राजनीतिक रूप से उसे भुनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर साफ कहना चाहता हूं कोई झगड़ा उस पर है ही नहीं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री साहब, आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं साहब, ये बिल्कुल देश हित का मामला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अक्षरधाम पे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज करके मूर्ति का अनावरण किया। ग्रेटर नोएडा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुरातत्व विभाग की गैलरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का मूर्ति का अनावरण किया। NH-24 का पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने NH-24 का गुर्जर सम्राट NH-24 का उद्घाटन किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं और गलत तरह की पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सब खत्म कर रहा हूं, बस बीच में रोक देना साहब। और इस बारे में कुमारी बहन मायावती जी ने ट्वीट किया है, देश की बड़ी नेता हैं, अखिलेश जी ने ट्वीट करा है, जैन जी ने ट्वीट करा, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। और जो लोग कुछ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो इतिहास में अंकित हैं और जो पाठ्यक्रमों में अंकित हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और गुर्जर प्रतिहार, उनके सामने से गुर्जर ना हटाया जाए, ये मैं मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। डॉक्टर बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। Thank you, Speaker, sir. Extensive rainfall has caused devastating floods in Kadapa, Chittoor, Anantapur and Nellore districts of Andhra Pradesh in early November this year. Continuous rainfall has inundated 1402 villages and 4 towns, affecting nearly 1.83 lakh people in 4 districts. As per reports, rain and flood-related incidents have claimed 41 lives till now in the state. So in terms of damage to infrastructure pertaining to roads and buildings, power, Panchayat Raj, rural water supply and sanitation, the loss would run into thousands of crores. My request through you, Speaker Sir, to the Honorable Minister of Agriculture and to the central government to release interim funds of about 1,000 crores immediately to save our state of Andhra Pradesh. Thank you very much, Shri Anurag Sharma. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जहां पर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने हमको बहुत बड़ी सौगात दी, विशेष रूप से पानी की। और इस साल हमारे वहाँ पानी भी अच्छा बरसा, पर फिर भी एक मेरे वहाँ टेहरौली तहसील है,
वहाँ पे बामौर, चिरगांव, गुरसराय, मवारानीपुर से लगी जुड़ी हुई तहसील है। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय 3-4 जगह ऐसी हैं, भसने, कारी, दमना, जिसमें 3,500 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है जो असंचित रह गई है। यहाँ पर नाबार्ड के 2018 में 250 करोड़ की एक परियोजना बनाई गई थी, वो तब से अभी भी लंबित पड़ी हुई है। आपके माध्यम से मैं विशेष रूप से गजेंद्र भाई साहब, मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, मंत्री यूपी सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि 250 करोड़ की एक हमारी परियोजना रह गई है, अगर ये दे दी जाए तो उस पूरे 3,000 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर के माध्यम से हम अच्छी खेती कर पाएंगे। माननीय एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एजुकेशन, तालीम हमारे देश की प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये बहुत नीचे है। एक ऐसा मामला ही मुरादाबाद का आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तकरीबन 43 साल पहले एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया जा रहा था, हयातुल उलूम जामिया अरबिया के नाम से। उसकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया। 42 साल पहले ज़मीन ले ली गई, लेकिन आज तक उस ज़मीन पे सरकार ने कोई काम नहीं करा। वहाँ पे झाड़ियाँ हैं और अधूरी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये डिमांड है, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान देते हुए उन लोगों की मैनेजिंग कमेटी को, उनके जिम्मेदारों को ये ज़मीन वापस की जाए, ताकि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बनाया जा सके। थैंक यू सर। श्री तापिर गांव जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। अरे माइक आप बोलो, माइक चालू है। स्पीकर सर, सर हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना बॉर्डर से जुड़े अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, सियोमी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट के नेशनल हाईवे 13 लास्ट मानसून बारिश में ही वास्ट आउट हुए। ये आज 7वां महीना है, 7 months। अभी तक तो उसका ऑल्टरनेट, ये गाड़ी तो सर दीजिए, इंसान भी वहाँ से क्रॉस हो नहीं पा रहा है। ये केवल पब्लिक यातायात के लिए नहीं है, चाइना बॉर्डर में हमारा जितना पैरामिलिट्री आर्मी के नौजवानों के लिए भी बहुत तकलीफ है। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ मोड से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पासीघाट से पांगिन के बीच में जो सड़कें ब्लॉक है लैंडस्लाइड के कारण, इसको एक ऑल्टरनेट रोड बना के रेस्टोर जल्दी से जल्दी किया जाए, यही मेरा मांग है। डॉक्टर विष्णु प्रसाद। Thank you, Honorable Speaker. I come from Arani Parliament in Tamil Nadu. In my Parliament constituency, there are two railway lines, Dindivanam Tirunnamalai and Dindivanam Nagari. These two lines, new lines were proposed in the year 2009. But till now, the work has been stalled as far as Tirunnamalai to Dindivanam. I do not know why. But the question was raised and it was answered as a land acquisition is a problem. Now we have again activated, and I urge upon the union government through you to expedite the process and lay the railway lines immediately for the public purpose. And most importantly, in my Arani Parliament, there are 3 places, 3 villages, namely Manzoorabad in Polur, Peranamallur, and Mel Savalambadi, that is in Vandavasi. These places, they are rich in population, but that there is no bank at all in and around that area. Around 5 kilometers they have to walk or go by road transport. So I represented this case to the Honorable Finance Minister to open a new bank branch or at least a single manned center branch in these 3 places. And last and not the least, Tamil Nadu has seen the worst ever in the history, the rainfall. And our farmers, poor farmers, they have toiled for so many months and finally their crops have been severely damaged. So I request the union government to release minimum rupees 25,000 per acre for the agriculturists so that their lives can be saved. Thank you very much, sir. Sri DNV Senthil Kumar.
Vanakkam, Speaker, sir. I would like to bring to the notice of this House a rare disorder that affects mostly children. It's called muscular disease. It is very rare that the muscular dystrophy disease, there are around 3,500 boys affected, and by the disease of spinal muscular atrophy, there are around 800 children affected by this disease. The disease is such that the treatment of gene mutation therapy should be given, medication should be given before 2 years of age, or the child will, there is a greater possibility of losing the child. The cost of the drug now is around 16 crore rupees. The only way that the parents can procure that 16 crore amount is by crowdfunding, and not all can achieve the target. And after achieving the target also, there is a GST of 4 crores for the drug. Hence, even our Chief Minister, through M.K. Stalin, had written to the Finance Minister to waive off the GST of 4 crores. It shouldn't be done on case-specific cases. It should be a blanket ban of GST on everybody, and the drug should be brought to affordable cost to everybody, so that, as the Article 21 ensures that the health for all, I urge Union Government through you, sir, to invoke compulsory licensing clause under Indian Patents Act, drawing a parallel with TRIPS agreement policy measures, taking route of trade margin rationalization for capping the price to make the drug for SMA affordable to everybody in this country. Thank you, sir. Sri D.M. Kadir Anand. Thank you, Speaker, sir. First, I would like to thank you for conducting this House and passing all the amendments with a smiling face. Thank you, Speaker, sir. Secondly, Tamil Nadu has seen a vast flood devastation in the past years. I urge upon the Union Government to release the relief fund or intermediate fund urgently to save all the people who have all been affected by these floods. To my constituency, where I belong, from Vellore, Tamil Nadu, there is a hospital called CMC, Christian Medical College. All over, all parts of from India, people are coming there for medication. With each and every patient, there are a couple of family members they are coming. The room rents for the guests are very high, nearly 30,000, 40,000 and 50,000 rupees. Even many members have called upon me to assist them. I urge upon the Union Government to set up a Yatri Nivas in Vellore constituency, so that people coming to the medication to the CMC hospital will be benefited. They can stay there at a cheaper cost. Second thing is that already in my previous speeches, I have mentioned about a Kendriya Vidyalaya in Vellore constituency. The school has been allocated, and it has been nearly 2 years, the project has not started. So I again urge upon the Union Government to give us funds to build up a new building infrastructure, so that at least in the next financial year we can go into the admissions. Thank you, Speaker, sir. Orange Singh Way. सर, आपकी माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो समझौता 2011 और 2021 इस साल में हुए, वो 125th सिक्स शेड्यूल अमेंडमेंट बिल इस सेशन में लाने के लिए कोई संभावना है? ये आपकी माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री विवेक नारायण। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत दिनों भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी रानी कमलापति के नाम पर किया गया। देश के पहले नवनिर्मित विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इस रेलवे स्टेशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। मध्य प्रदेश को यह गौरव प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का विकास व विस्तार कर इसे हवाई अड्डों जैसी सुविधाओं से युक्त करने की योजना पर काम प्रारंभ हो चुका है। IRSDC भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम द्वारा यह कार्य PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जाना है। 240 करोड़ रुपए की योजना गत 2 वर्षों से अधिक समय से आकार ले रही है। मेरी जानकारी के अनुसार
RFP आमंत्रित करने व टेंडर आदि की प्रक्रिया के स्तर पर यह योजना आकार ले रही है। मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्वालियर का वर्तमान रेलवे स्टेशन हेरिटेज इमारतों की श्रेणी में आता है। इसका विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण इसके मूल स्वरूप को सहेज कर ही किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के कार्यान्वयन में गति लाने की आवश्यकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि नवीन संसद भवन व सेंट्रल विस्टा का निर्माण वर्ष 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के विस्तार व आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें व संसद के इसी कार्यकाल के पूर्व इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराएं। धन्यवाद। सुंदर गिल जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। थैंक यू स्पीकर सर। सर, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि 2018 में जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए भर्ती के लिए 1,09,000 कैंडिडेट टेस्ट रिटन टेस्ट क्लियर किया था। यही लोगों ने इसका फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया सर। इनमें से 55,000 लोगों को जॉइनिंग मिल गई है, बाकी 54,000 लोग अभी भी जॉइनिंग की उड़ीक में हैं। मेरी गुजारिश है गृह मंत्री जी से कि कृपा करें इन बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दें और इन्हें जॉइनिंग लेटर दिलवा दें, क्योंकि ज़्यादा लड़के इसमें से ज़्यादा बच्चे जो है वो ओवर एज हो गए हैं सर। एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि हमारा बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण सर, यहाँ पे सबसे बढ़िया बासमती इस इलाके में होती है सर। वो बासमती जो एक्सपोर्ट होती है और दूर दूर तक इसने देश का नाम ऊंचा किया है सर। पर सर, पिछले दिनों बेमौसमी बरसात हुई, हमारे हज़ारों एकड़ जो है वो तबाह हो गई बासमती की फसल सर। उसमें जो सरकार की कमेटी गई उसने देखा कि सिर्फ 5 से 23% तक उसमें जो दाना है उसमें रह गया है, बाकी सारा नुकसान हो गया। मेरी गुजारिश है सरकार से कि कृपा करें उन किसानों को जिनकी बासमती की फसल तबाह हुई है उन्हें 40,000 रुपया पर एकड़ मुआवजा दिया जाए ताकि वो लोग उजड़ने से बच सके। धन्यवाद। जय हिंद। सवाल जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं भारत सरकार और अपने वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 12 से 18 साल के बच्चों का जो वो टेस्ट को वैक्सीन का किया वह सक्सेसफुल हुआ है और आज उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है साउथ अफ्रीका में वो नौजवानों को ज़्यादा पकड़ रहा है और इसलिए यह हम बात तो कोविड पे चर्चा होगी। नहीं, मेरा बस एक ही अनुरोध रहेगा कि कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों में तेजी से देने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा क्योंकि हम सारी तैयारी राज्यसभा में भी जो चर्चा हुई है सारी तैयारी हम कर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे कैसे रोकें, लेकिन वायरस को नहीं रोका जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अपील होगा कि जो हमारे टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं जब 12 से 18 वर्ष के, उन बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज में जाना शुरू किए हैं, जो विद्यालय खुल गए हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड से पहले आइडेंटिफाई करके जैसे हम लोग ने हेल्थ वर्कर को पहले दिया था, वैसे ही जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं उनको कोवैक्सीन तुरंत देना शुरू किया जाए। आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध। कल जब कोविड पे चर्चा हो तो मेरा सदन से आग्रह रहेगा कि हम कोविड के चर्चा करते के सकारात्मक चर्चा करें कि किस तरीके से हमने संसद सदस्य होते हुए कोविड के समय काम किया, क्या इनोवेशन किया और किस तरीके से हमने अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए काम किया, ताकि उस इनोवेशन से अन्य मान्य सदस्य भी प्रेरणा लेंगे और सारे देश के जनप्रतिनिधि भी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। GS पौंड जी। Students who aspire to seek admission into medical in Tamil Nadu, sir. Under the able guidance of our leader, Thalaivar Stalin, Tamil Nadu Assembly has passed unanimously the resolution and it is pending in governance table, sir. So I urge upon the Home Ministry to take immediate action in this need, sir. For the past 5 years, NEET has adversely affected the students from socially and economically weak sections and those who hail from villages and rural areas. About 20 students in Tamil Nadu
committed suicide due to mental pressure caused by NEET. Further, NEET has caused great mental agony for the students since they are asked to take the exam weeks after completing rigorous board exams at the +2 level. NEET has also encouraged mushrooming of coaching centers and has legalized collection of exorbitant coaching fees ranging from 5 lakhs to 10 lakhs per student. A sum of that is unaffordable for most. So I urge upon the Home Ministry to please seek Health Ministry and the Home Ministry to take immediate action in this exemption of the NEET, sir. Thank you. श्री सुरेश कश्यप जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा संसदीय क्षेत्र शिमला और शिमला में एक हमारा ऐतिहासिक शहर है जो पर्यटन की दृष्टि से आज विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान रखता है। 2020 में जब से कोविड आया है तब से यहाँ हवाई सेवाएं बंद हैं। यहाँ पर एलायंस एयर का ATR 42 हवाई जहाज़ आता था और अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन कोविड के बाद हवाई सेवाएं बंद होने के बाद यहाँ ये दोबारा से सेवाएं शुरू नहीं हुई। जब स्थिति सामान्य हुई उस समय भी यहाँ हवाई सेवाएं बंद रही हैं। पहले ATR 42 40 से 42 30 से 35 लोगों को लेकर आता था, लेकिन वापसी में केवल 8-10 लोगों को ही लेकर जा सकता था क्योंकि हवाई पट्टी जो है वो छोटी थी, लेकिन अब उसको बड़ा भी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हवाई सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएं ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और आम लोगों को सुविधा भी मिल सके। धन्यवाद। श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। आपका आगे सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के मैं सदन में 7-8 बार उस पर मैं ये विषय यहाँ रख चुका हूँ। ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विषय है। हमारे यहाँ कानपुर से सागर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो काफ़ी समय पहले उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा की सरकार थी उस समय वहाँ पर BOT प्रोजेक्ट में उसको अप्रूवल दिया गया किसी एक प्राइवेट कंपनी को और केवल 2 लेन रोड उन्होंने बनाई और 4 लेन वहाँ पर नहीं बन पाई। उसका दुष्परिणाम ये है क्योंकि हमारे यहाँ से पूरा माइनिंग के लिए हजारों की मात्रा में ट्रक वहाँ पर जाते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि उस BOT प्रोजेक्ट के साथ साथ उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाए या भारत सरकार उसको ले कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग इसको 4 लेन शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए, क्योंकि जो विषय मैं आपको बताऊंगा वो आप सोचेंगे अतिशोक्ति है। हमारे यहाँ एक एक गांव से 30-30, 40-40 बच्चे जो हाईवे के किनारे के गांव हैं 30-30, 40-40 बच्चे एक एक गांव के बाइक से एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत दुखद मृत्यु हो गई है। लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने उनको नौकरी छुड़वा दी है। उनको कहा है कि आप सुरक्षित रहें जब तक 4 लेन ना बने, यहाँ से लोग चलना बंद करें। उसमें कानपुर से घाटमपुर, हमीरपुर, भरवा, सुमेरपुर, मौदहा, कबरई, महोबा पूरा। सभापति मुझे मेरा आपके माध्यम से विशेष आग्रह है कि एक इसी के साथ मैं बात जोड़ना चाहूँ, यदि जब तक वो 4 लेन नहीं बन रहा है हमारे यहाँ ट्रकों का जो आवागमन है उसको केवल रात में कर दिया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको ट्रक वालों को भी दिक्कत ना हो और जो क्षेत्रवासी जो चलते हैं बाइक से और कार से उनको दिन में कम से कम सुगमता से वो चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। निहाल जी। श्री दीपक वैद्य जी। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हुआ है। पूरे प्रदेश में लगभग 20 लाख से अधिक किसानों की 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी करना है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को बारदाना नहीं देने के कारण किसानों की धान खरीदी प्रभावित हो रही है। और अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल बारदाना प्रदान करे ताकि किसानों का धान खरीदी कर सके। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Speaker. Sir, during the last few weeks, the normal life in Tamil Nadu was affected heavily due to the northeast monsoon rains.
the state has recorded the highest 55% of rainfall in the last 5 years. Delta region and Kanyakumari are the major affected areas. As regards Kanyakumari district, huge agricultural lands, 4,000 hectares have been damaged, and many lost their homes. They were moved to the relief camps, and public properties like roads, water bodies and other infrastructure were greatly damaged. I have submitted a memorandum to the central team who recently visited the Kanyakumari, seeking fund for tune of 260 crores in immediate relief from the center for the restoration work. Besides, the Tamil Nadu government has requested for 300,000 crores. So I urge upon the union government to kindly release the adequate amount immediately to do the needful. Thank you. धन्यवाद सर। सर, दार्जिलिंग में जीटीए नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी चलती है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी है, और इसके साथ ही 2 बार जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडी को लेकर के प्रयोग हुए। 88 के अंदर में एक बार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, और 2012 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग के जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी, उनके माध्यम से जो है जीटीए बना। और 2017 में जीटीए का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जो उसके मेन सिग्नेटरी थे उन्होंने भी जीटीए से पूरी तरह त्यागपत्र दे दिया और जीटीए को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हुआ यूं कि 2017 के बाद दार्जिलिंग के ऊपर में एक ग्रहण सा लग गया, और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उसको लेकर के राजनीति कर रही। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहा, और 2017 के बाद बगैर चुनाव के अभी तक जो है जीटीए नॉन इलेक्टेड व्यक्ति, कभी ब्यूरोक्रेट को या अपने पॉलिटिकल जो उनके मित्र हैं उनको बिठा करके चलाया जा रहा है, और इसकी वजह से क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के जो अलायंस पार्टी है उनके बीच में ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट हुआ है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है उसका कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए इसको लेकर के, और ये वार्ता चल भी रही है। लेकिन इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दार्जिलिंग जाती है और दोबारा से जो है जीटीए चुनाव कराने की बात करते, इससे दार्जिलिंग का माहौल दोबारा खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जीटीए का चुनाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह केंद्र सरकार खारिज कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें सिग्नेटरी है। दूसरी बात, जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा सर, 1 मिनट, उससे राष्ट्र का भला होगा, गोरखाओं का भला होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले जनताओं का भला होगा, और इससे सिक्किम का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाने अनजाने सिक्किम के ऊपर में भी बहुत नुकसान जो है होता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मान्यवर काशीराम साहब जी करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा हैं, और इन्होंने अपने सामाजिक कार्यों से देश के सबसे वंचित और पिछड़े वर्ग को जागरूक करके देश की मुख्य धारा, चाहे वो राजनीतिक रही हो चाहे वो सामाजिक रही हो, उसमें लाने का काम किया है। आज उनके मरने के 18 वर्ष उपरांत भी मान्यवर साहब करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को रखने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब जी को भारत रत्न दिलाने की उपाधि दिलाने के लिए पुरजोर अपनी मांग लोकसभा में रखने का काम करेगी। आज उसी मुद्दे को लेकर के हमारी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशों पर इस देश के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तक को भारत रत्न दिलाने के लिए आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती है। यदि समाज के सबसे वंचित और शोषित लोगों के मसीहा को ये भारत रत्न नहीं दिया जाता है, तो ये सरकार की इन वर्गों के प्रति उनकी गैर जिम्मेदारी को दिखाने का काम करेगी। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय काशीराम साहब जी को भारत रत्न। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सड़कों के निर्माण हेतु धन मुहैया कराया जाता है, लेकिन पीएमजीएसवाई में जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उनमें मॉनिटरिंग के अभाव के मूल रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। पीएमजीएसवाई हेतु पृथक से डेडिकेटेड यूनिट स्थापित किया जाना चाहिए था,
किंतु उत्तर प्रदेश में पीएमजीएसवाई में पीडब्ल्यूडी द्वारा स्थापित एक पृथक खंड होने के बावजूद भी कुछ जनपदों में आरईएस को अलग से इसका कार्य दे दिया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रा सेवा, जिसमें पृथक इस कार्य के लिए ना तो अभियंता है ना ही तकनीकी सेवा के अनुसार कर्मचारी हैं, फिर भी उन्हें यह कार्य सौंप दिया गया है। उनके द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर आदि प्रक्रिया अपनाकर गलत तरीके से सड़कों का निर्माण प्रारंभ करा दिया गया है। मनमाने तरीके से सभी कार्य आनन फानन में करके भारत सरकार के पैसे को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजना हेतु आवंटित धनराशि के संक्षेप अपनाई गई प्रक्रिया और उसके संक्षेप आरंभ किए गए कार्य तथा मानक के अनुरूप न होने के बावजूद भी आरईएस के विभाग को सौंपे गए कार्य के लिए भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय तकनीकी टीम गठित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कराते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्व में स्थापित पीएमजीएसवाई के पीडब्ल्यूडी के अलग से खंड के माध्यम से कार्य संपादित कराए जाने के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Speaker Sahab, thank you for the opportunity. I raised to mention a few points about the NEET examination and the discrepancies and the confusion that had taken place in it. There were quite a lot of representations to me. One or two persons have personally met me and complained about the discrepancies that had occurred in the NEET examinations. For example, a student by name Aditya Krishna from Salem, his application number is 2104-1002-0958 from Salem. He has appeared for the examination. He has applied for it under the scheduled caste category, and a hall ticket has been sent mentioning that he is appearing under scheduled caste category. But when the results have been published and the merit list has been drawn, he has been drawn on the general category. This had happened, a great setback in his life. It is destroying the life of youths. And this agency, that is National Testing Agency, should act more responsibly on such future of the people. Therefore, I request yourself, the Honorable Minister, request through you, the Honorable Minister, to look into this matter and set right these discrepancies, not only for these, for the other students. Thank you. Please. I wish to bring your kind notice that the northeast monsoon has advanced expectantly this year and caused innumerable and irreparable damages to the livelihood of the farmers and severely caused losses in the more than 3 lakhs acres of cultivation land in Tiruvarur, Nagapattanam, Mayiladurai and Tanjavur Delta regions. It has rained this year more than 200% over the average fall at this part of the Tamil Nadu, due to which Samba, Thaladi paddy crops have fully submerged, which were ready for this harvest has been rendered wasted, and the farmers are in great losses. Even houses and huts have been destroyed due to the heavy rain and water logging for the more than 50 days. Most of the houses of Indira Awas Yojana and Prime Minister Awas Yojana were heavily damaged, which needs to be compensated by the government. Roads have also been damaged due to the heavy water erosion, which needs to be constructed from the central funds. Our Honorable Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin take the necessary steps and met the, sir, 1 minute, after the, met the affected people, provide these necessary amenities. Therefore, I would request from you, sir, the government should take the immediate steps, the compensation, the farmers, plus the cultivation of the team to these rupees 30,000 for the acres immediately. Shri Girish Chandraji. Sir, 1 minute, sir. Yes, our Honorable Chief Ministers wrote the letter to the Prime Minister for the sanction of the National Disaster Management Fund. I request you, sir, the Union Government release the fund immediately. Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने अति महत्वपूर्ण अपने लोक महत्व के विषय में दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना उत्तर प्रदेश के नजीबाद माल गोदाम से आदर्श नगर तक
एक फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग 2 दशकों से चली आ रही है। इस ब्रिज के ना होने के से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस ओवरब्रिज से जो नजीबाबाद में जो छात्र छात्राएं हमारे जो बच्चे उधर जाते हैं, ओवरब्रिज से ना होने के कारण तमाम दुर्घटना वहाँ पर घट चुकी हैं। नजीबाबाद रेलवे ट्रैक पर रोजाना लगभग 150 गाड़ियाँ ट्रेन गुजरती हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक पर पार करना खतरे से कम नहीं है। इस नगर की आबादी के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर के बीचों बीच अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि नजीबाबाद में माल गोदाम से आदर्श नगर तक फुट ओवरब्रिज बनाने का आप लोग सरकार को आकर्षित करें। धन्यवाद। श्री दिलेश्वर कामत जी। माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के छातापुर प्रखंड अंतर्गत पैकेज संख्या BR 35R189 परियाही से मेहदीपुर गेरा घाट और परियाही प्रतापगंज रोड के बीच मिर्चैया घाट RCC पुल तथा पैकेज संख्या BR 35R131 T3 लालपुर रोड सिमनी घाट सुरसर नदी पर RCC पुल का अत्यंत आवश्यकता है। बाढ़ के समय उपरोक्त स्थानों पर पुल नहीं होने के चलते लाखों क्षेत्र की लाखों जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवर्ष बाढ़ के समय काफ़ी लोग डूबकर मरते हैं। अतः लोकहित से के उन तीनों पुलों का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कराने की व्यवस्था की जाए। श्री पी रविंद्रनाथ जी। Chairperson, sir. Sir, the government has introduced Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana aimed at boosting the safety of the crops to protect the interest of farmers, sir. Sir, the government also allocated 16,000 crores during 2021-22, which is 305 crores more than the previous year. Sir, now less than 12% of 14.6 crore land-owning farmers in the country alone were covered under crop insurance during the last Kuruvai season. 52% of the country's farmland does not have assured irrigation facility and depends only on the monsoon. Sir, in Tamil Nadu, for the last year Samba season, the insurance companies had collected a crop insurance premium of 3,176 crore from 13.01 lakh farmers, sir, but paid a compensation of 1,597 crore to about 6 lakh farmers, sir. So maximum compensation paid to the farmers was only 19%. Sir, our Tamil Nadu farmers are suffering a lot due to this heavy rainfall, sir. So my humble request to through you, sir, to the government should enhance the incentive linked crop insurance scheme to ensure that the farmers get maximum of the insured amount as compensation. Thank you very much. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहां पर 2011 में राष्ट्रीय खेल हुए थे और उस राष्ट्रीय खेल में खेल गांव की स्थापना हुई थी। सैकड़ों करोड़ की लागत से खेल गांव बना और आयोजन भी बहुत अच्छा हुआ, किंतु इतने वर्षों के बाद अब वह खेल गांव का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको पता है महोदय कि झारखंड के बच्चे, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, राष्ट्रीय खेल हो, हर खेल में, चाहे हॉकी हो, आर्चरी हो, फुटबॉल हो, बड़ी प्रतियोगिता में पदक जीत के लाते हैं और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह प्रस्ताव है कि उस खेल गांव में खेल विश्वविद्यालय और आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी की एकेडमी की व्यवस्था हो, ताकि हमारे बच्चों का जो सपनों का पंख मिले, वो राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे, वो देश का नाम ऊंचा करेंगे, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। बस जरूरत इस बात की है कि केंद्र की सरकार और जो हमारा खेल मंत्रालय है उस पर नजर रख के तुरंत खेल एकेडमी की घोषणा करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन हे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातल्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं पीक आहे आणि गेल्या वर्षी चांगले भाव मिळाल्यामुळे यावेळी शेतकऱ्यांनी चांगली लागवड केली होती, परंतु काही पावसानं सुरुवातीच्या काळात पेरणीच्या वेळी ताण दिला आणि काढणीच्या वेळी अतिवृष्टीचा फटका बसला आणि त्यात केंद्र सरकारनं काही निर्णय घेतले, म्हणजे 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची आयात करणं असेल, तेलबिया आणि खाद्यतेलांवरचं स्टॉक लिमिट लावणं असेल किंवा खाद्यतेलांवरचं आयात शुल्क कमी करणं असेल, यामुळे सोयाबीनचे भाव कोसळलेले आहेत
आणि अशात आता ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकार उर्वरित 5.5 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन आयात करण्याचा विचार करतंय। हा निर्णय सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणार आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून माझी मंत्रालयाला विनंती आहे की या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि पोल्ट्री उद्योग सुद्धा आपलाच आहे, पण त्या दृष्टीनं सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि पोल्ट्री उद्योग या दोन्हींचा फायदा होईल अशा पद्धतीनं मध्यम मार्ग काढण्यात यावा। धन्यवाद। स्पीकर सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक की गुलबर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है सर। माइग्रेंट वर्कर ज़्यादा है हमारे पास। हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने मेगा टेक्सटाइल पार्क गुलबर्गा में बनाने के लिए रिकमेंडेशन भेजा है सर। वी हैव गॉट सफिशिएंट वाटर, लैंड और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं सर। उसलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क जल्दी से जल्दी कैबिनेट में नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी उसको वहाँ पे हमको टेक्सटाइल पार्क देने के लिए मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। धन्यवाद। जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय बोलने के मौका देने के लिए। सबको पता है असम राज्य में बीच में एविक्शन होते हैं। इन प्रिंसिपल हम लोग एविक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी एविक्शन के पहले अल्टरनेटिव रिहेबिलिटेशन प्लान तैयार होना चाहिए, क्योंकि विदाउट अल्टरनेटिव रिहेबिलिटेशन प्लान कोई भी एविक्शन फर्दर एनक्रोचमेंट के रास्ता खुलते हैं। इसीलिए होना चाहिए। और स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर महीना में दौरोंग जिला में जो एविक्शन हुआ था, लगभग 1200 फैमिली होमलेस हुआ है। उनका कोई एक जगह उनको सरकार ने रखे है, उनका कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 3 बच्चे का वहाँ मौत हुआ है, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और वो सितंबर महीना के स्पेशली 23 सितंबर जो घटना हुई थी, 27 सिक्योरिटी फोर्स ने एक लोग को हत्या किया था और वो डेड बॉडी का ऊपर एक फोटोग्राफर जो पुलिस का था वो डांसिंग किया था। इसीलिए सभापति महोदय मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी ने एक छोटा ये सदन का कमिटी दौरोंग जिला के धलपुर एरिया में, गोरुखुटी एरिया में भेजना चाहिए, ताकि क्या हुआ था और जो वहाँ कैंप में जो है जो एविक्टेड पीपल उनका हेल्थ फैसिलिटी मिले, मेडिकल फैसिलिटी मिले, उनका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिले, रहने का जगह मिले। इसीलिए मैं मांग करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अध्यक्ष से एक टीम भेजने के लिए। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को समस्त मिथिला के तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने दरभंगा और संपूर्ण मिथिला के मखाना को समझने की काम किए और मखाना के विकास के लिए हजारों करोड़ पिछले बजट में देने का काम उन्होंने किया। अध्यक्ष सभापति महोदय, मखाना की उपज मुख्य रूप से सिर्फ मिथिला क्षेत्र में होती है तथा पूरे देश के उत्पादन का लगभग 80 से 90% उपज मिथिला के इस विशाल क्षेत्र में ही होती है। महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इसकी महत्ता को देखते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 28 फरवरी 2002 को मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ताकि मखाना का विकास उच्च स्तर पर हो सके। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मिथिला क्षेत्र के इस प्रमुख फसल मखाना के वैश्विक मांग को देखते हुए इसके व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया, ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले। महोदय, मखाना मिथिला व 8 करोड़ मिथिला वासियों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मखाना का जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से किया जाए, ताकि मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और पहचान बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदीग्राम सुरेश जी, श्री नंदीग्राम सुरेश जी प्लीज। థ్యాంక్ యూ సార్। ఉపాధి హామీ నిధులు విడుదల చేయాలి సార్।
మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సిన నిధులు వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి. అందులో ఉన్న మొత్తం రూపాయలు 4,976 కోట్లు వెంటనే విడుదల చేయాలి. రైతు కూలీ క్రింద కూలీ కింద మరి 1,186 కోట్లు, అదేవిధంగా మెటీరియల్ నిధులు 3,790 కోట్లు పెండింగ్లో ఉండడం వలన కూలీలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా కొన్ని పనులు పెండింగ్లో కూడా ఉన్నాయి. గతంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో కూడా చాలాసార్లు కేంద్రానికి విన్నపం చేసి ఉన్నారు ఈ విషయమై. కాబట్టి వెంటనే నిధులు పెండింగ్ నిధులన్నీ కూడా విడుదల చేసి మరి ఈ ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ కూడా గమనించి మరి మా ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు మీ అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి మీరు కూడా ఇందులో భాగస్వాములుగా ఉండి మరి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులన్నీ కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పి కేంద్ర గ్రామీణ శాఖ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. శ్రీ జి సెల్వం. தேங்க்யூ சார். காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து கடும் மழையால் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கின்ற விளைநிலங்கள், குறிப்பாக விவசாயம் செய்கின்ற விளைநிலங்கள், தொழிற்சாலைகள், நெசவாளர்கள், மீனவர்கள் இருந்த பகுதி என்பதால் தொடர்ந்து 3 புயல்கள் தாக்குகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கும் தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்காக ஒன்றிய அரசால் ஒரு குழு அனுப்பியிருந்தீர்கள். அந்த குழு ஆய்வு செய்து தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன். தொடர்ந்து மழையின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களை சரி செய்வதற்காகவும் மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்கள் உள்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதி போதிய நிவாரண நிதியை வழங்குமாறு கோரியிருந்தார். அதனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தமிழகத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அனைத்து மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்காகவும் அந்த தொகையை தங்கள் வாயிலாக இழப்பீடு தொகையை வழங்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய பணிவான கருத்து. குறிப்பாக சென்னை டு பெங்களூர் நகாய் தேசிய நெடுஞ்சாலை கடந்த கால மழையினால் குன்றும் குழியுமாக பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு பெரிதும் இடைஞ்சலான ஒரு சூழ்நிலை. தாங்கள் தன்னுடைய அந்த நகாய் சாலையை விரைவில் சீரம் தருமாறு மிகவும் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். வாய்ப்புக்கு மிக்க श्री खगेन मुर्मू जी प्लीज. माननीय सभापति जी, सदन के शून्यकाल में इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी संख्या संताल की है। इसे देखते हुए हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हम सब के आदर्श स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल पर सन 2003 में 92वीं संविधान संशोधन के द्वारा संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो 2004 से लागू हुआ। जनजातीय समाज के प्रति स्वर्गीय अटल जी द्वारा दिए गए इस सम्मान की मैं पूरे जनजातीय समाज की तरफ से सराहना करता हूं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 2004 से आज तक लगभग 17 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सदन में संताली भाषा के व्याख्याकर 2 भाषीय की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके कारण इस भाषा का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। संसद के दोनों सदनों में कोई माननीय सांसद संताली भाषा से है जो चाहकर भी अपना संताली भाषा में अपनी बात नहीं कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं संसद के दोनों सदनों में संताली भाषा के व्याख्याकर 2 भाषीय का स्थायी रूप से नियुक्ति का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद सर। श्री संजय भाटिया जी. रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जिस तरह का सामान्य श्रेणी में 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है, अन्य श्रेणियों की तरह उसमें भी आयु सीमा की छूट और उनकी फीस में छूट दी जानी चाहिए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। बहुत क्या बात, बहुत संक्षेप में। थैंक यू। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी. बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो
सीधे सीधे देश के अन्नदाता किसानों से जुड़ा हुआ है। आज किसान की माली हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश का किसान बहुत लगन के साथ खून पसीना बहाकर दिन रात मेहनत कर अन्न उगाता है। वर्तमान में किसान के गेहूं का रेट मार्केट में 1400-1500 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। यही हाल धान का भी है, जबकि आज से 4-5 साल पहले देखा जाए तो गेहूं व धान की कीमत मार्केट में आज के रेट से प्रति कुंटल 300-400 रुपये ज़्यादा थी। और इसके साथ साथ किसान के खेती में उपयोग होने वाले खाद, बीज, कृषि यंत्र, डीजल, सिंचाई आदि के संसाधनों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। वहीं किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसका दाम घटता ही जा रहा है और सरकार कह रही है कि किसान की आय 2 गुना हो गई है, जबकि वास्तव में उसकी स्थिति दिन व दिन बदतर होती जा रही है। माननीय उप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की माली हालत को देखते हुए किसानों के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ़ किया जाए तथा कृषि क्षेत्र में उपयोग में आने वाले संसाधनों के मूल्य में काफ़ी कमी की जाए, जिससे कृषि को लाभकारी बनाया जा सके और किसान की आय 2 गुनी हो सके। धन्यवाद जी। सभा की कार्यवाही वीरवार दिनांक 2 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।